Now let's come to the next question. A player can throw a ball up to the maximum height of 100 meters. अच्छे से पढ़ना, maximum height. This time they are asking for maximum height. Find out the maximum range to which he can throw the same ball. That is also very nice question, है ना. Both question are gem of their own. देखो भाई साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, और जस्ट उसके बाद हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया. कितना प्यारा क्वेश्चन है. ओके, इसको समझना. एक लड़का जो है वो क्या करता है, एक बॉल को मैक्सिमम किस हाइट तक फेंक सकता है, 100 मीटर्स तक. ओके, मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैक्सिमम हाइट जो है, मुझे बताओ हाइट इज इक्वल टू क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द हाइट. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. और मुझे यदि हाइट का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पर बताओ मेरे को कि इसके लिए मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 चाहिए, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 चाहिए. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 चाहिए. थीटा 90 का क्या मतलब, थीटा 90 का मतलब है कि ये वाला एंगल 90 है, तो इसका मतलब हमको बॉल को जस्ट ऊपर फेंकना है सीधे. अरे भाई साहब, अभी तो पढ़ के आए हम मोशन अंडर ग्रेविटी में, एक पत्थर को जस्ट सीधा ऊपर फेंक दो वर्टिकली अपवर्ड. समझ में आई बात, मैंने सीधा ऊपर फेंक दिया पत्थर को, तो क्या होगा मुझे बताओ, वो बिल्कुल अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, है ना. तो होगा क्या कि वी नो दैट, और हमको ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, ये जो मैक्सिमम हाइट है दोस्तों, ये कितना दिया हुआ है, 100 मीटर्स, है ना. तो मैं दी एच मैक्स की बात करूं, है ना, तो ये जो है साइंस को, ये तो 1 हो गया पूरा, तो यू स्क्वायर बाई 2g इट इज़ गिवन, दैट इज़ 100 मीटर्स. तो मुझे बताओ कि ये जो u है, क्या ये वो वेलोसिटी है जिस मैक्सिमम वेलोसिटी से बंदा फेंक सकता है पत्थर को, यार समझ में आई बात. और यदि इसी वेलोसिटी से बंदा यदि चाहता है कि वो मैक्सिमम रेंज अचीव करें, तो अब इन द नेक्स्ट केस वो मैक्सिमम रेंज आर मैक्स अचीव करने के लिए क्या करेगा कि बॉल को जो है इनिशियल वेलोसिटी मतलब 45 डिग्री से फेंकेगा. समझ में आई बात. टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रेंज यू हैव टू थ्रो द सेम बॉल. तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम रेंज यदि उसको चाहिए तो बताओ ये पूरा 1 हो जाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम रेंज विल बी यू स्क्वायर बाय जी. क्लियर है क्या, मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाय जी. मुझे बताओ यू स्क्वायर बाय 2g का आपको वैल्यू पता है, तो यू स्क्वायर बाय जी 2 को इधर ले जाओ, तो यू स्क्वायर जी विल बी 200 मीटर्स. समझ में आई बात. तो इन दैट केस रेंज, मैक्सिमम रेंज विल बी 200 मीटर्स. क्वेश्चन कितना प्यारा, एक बार समझो जरा क्वेश्चन को. ब्यूटी ऑफ ए क्वेश्चन इज वेरी वेरी नाइस. लिसन, क्या करना है, पहले हम एक बंदा जो है लेट से यू से ही फेंक सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ताकत नहीं हो, यू वेलोसिटी से फेंक सकता है. अभी भी उसको मैक्सिमम हाइट अपना चाहिए, मतलब उसको अपना मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम चाहिए कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट फेंके, तो जस्ट सीधे ऊपर की तरफ फेंकेगा. ऐसा हॉरिजॉन्टली क्यों फेंकेगा, है ना. तो देखो जस्ट ऊपर की तरफ फेंकता है ना. तो मैक्सिमम हाइट कितना फेंकता है दोस्तों, यू स्क्वायर बाई 2g, जो हम पहले पढ़ के आए हैं, यू स्क्वायर बाई 2g विल बी द मैक्सिमम हाइट, इजंट इट. तो वो हमको 100 मीटर दिया हुआ. अब यदि मैं चाहता हूँ कि सेम वही बंदा अपनी ताकत से मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए फेंके, तो उसके पास वेलोसिटी तो उतनी है ना u. अब उससे मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए उसको 45 डिग्री से फेंकना पड़ेगा. तो इन सेकंड केस ही इज थ्रोइंग विद एंगल 45 डिग्रीज. गेटिंग माय पॉइंट नॉट, क्लियर है क्या, वेरी नाइस. तो उसने थ्रो किया, तो मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाई जी, तो कितना आ गया 200 मीटर्स. दैट इज वेरी वेरी सिंपल, एज सिंपल एज दैट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 degrees from the horizontal. वेरी नाइस. रेंज इज 1000 मीटर. 45 डिग्री मीन्स आपको समझ में आ गया कि दिस इज द मैक्सिमम रेंज द बॉल कैन अचीव. टेकिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन. ओके, फाइंड आउट coordinates when its kinetic energy becomes minimum. Wow, they are asking for find out coordinates पूछा है when the kinetic energy becomes minimum. तो first we have to understand कि kinetic energy minimum कब होगा, है ना. kinetic energy minimum कब होगा मुझे बताइए. काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तब होगा जब पार्टिकल का जो स्पीड है वो मिनिमम होगा. मुझे बताओ कि यदि मेरे को काइनेटिक एनर्जी मिनिमम चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² होता है, तो इसके लिए मुझे वेलोसिटी मिनिमम चाहिए. अब मुझे बताओ वेलोसिटी मिनिमम कब आता है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट. अरे हाँ या ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आएगा कि नहीं आएगा, देखो ज़रा आप समझो इस बात को.
वेलोसिटी। तो अपन ने इस पत्थर को यदि ऐसे फेंका है, लिसन टू मी, लाइक दिस, ओके, तो इस पॉइंट पर पहुंच के यहाँ वेलोसिटी का सिर्फ u cos थीटा कॉम्पोनेंट रह जाता है ना। तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर हमको काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मिलने वाला है, यहाँ पर v मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगा। सो दे आर आस्किंग फॉर द कोऑर्डिनेट्स कि भाई साहब यहाँ से जो है ये x कितना है, क्लियर है, और यहाँ से ये y कितना है। तो जो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x y हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आता है आपको? तो कोऑर्डिनेट्स पूछा है, तो मुझे बताओ क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच के क्या ये रेंज का आधा आ जाएगा? जस्ट रेंज का आधा। तो रेंज का आधा मीन्स 1000 मीटर यदि रेंज है दोस्तों, तो दैट विल बी 500 मीटर्स। तो x तो मिल गया, हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मुझे बताओ कि y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट नथिंग बट द हाइट, इट इज जस्ट हाइट। क्या बात समझ में आता है? तो बेसिकली हमें हाइट कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ हाइट कितना होता है यार? सबको पता है कि मैक्सिमम हाइट इन केस ऑफ रेंज इज मैक्सिमम, इट इज रेंज मैक्सिमम रेंज बाय 4, दैट मीन्स बाय 4 एंड दैट इज 250 मीटर्स। ओके, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोस्तों दैट इज 500,250। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो अच्छे से? क्लियर है ना आपको? दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। वही जो ऊपर जो आपसे वो दिया हुआ था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है। एक बार फिर समझना, क्वेश्चन आपसे बोला गया कि मैंने 45 डिग्री से फेंका, 1000 मीटर रेंज है, तो जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो मिनिमम हो जाता है ना, तो उस पॉइंट में कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। तो वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगा? जब वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा। वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो एक्स एक्सिस में तो रेंज का आधा हो गया और वाई एक्सिस में जस्ट हाइट हो गया, तो दोनों पर ने निकाल दिया। और हमें हाइट भी पता है कि रेंज यदि मैक्सिमम है तो हाइट क्या होगा दोस्तों? रेंज का 1/4। तो जस्ट हमने डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लिया। क्या बात समझ में आता है? वेरी नाइस। अब दोस्तों जब बात थोड़ी सी एनर्जी पर आई है तो व्हाई नॉट लेट्स डिस्कस सम एनर्जी कॉन्सेप्ट्स अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, एनर्जी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बात करते हैं आ जाओ। हालांकि दोस्तों देयर इज़ अ सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर फॉर एनर्जी एज वेल। हम वहाँ पर एनर्जी के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्लियर है। बट यहाँ पर थोड़ा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जितना भी एनर्जी का पार्ट है, लेट्स डिस्कस इट। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सॉरी। आ जाओ अपन ज़रा एनर्जी कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना, कि एनर्जी कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ है। बहुत कुछ नहीं है लेकिन फिर भी जितना भी है आप उसको समझते हैं। एनर्जी कॉन्सेप्ट, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका तो ये यूँ जाएगा और इस तरीके से क्या कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर रहा है। तो फॉर नाउ मैंने उसको ये वाला वेलोसिटी जो है x का u cos थीटा है और ये वाला जो है दोस्तों क्या है, u sin थीटा। ओके, सो u cos थीटा एंड u sin थीटा। अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच के सिर्फ u cos थीटा बचेगा। हम ये पॉइंट्स को जानते हैं। सो दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज अ पॉइंट B। ओके, फिर क्या होगा जब ये नीचे पहुंच जाएगा दोस्तों, तो x एक्सिस का वेलोसिटी स्टिल विल रिमेन सेम u cos थीटा, और नीचे की तरफ कितना आ जाएगा दोस्तों, u sin थीटा। मतलब दिस विल लुक लाइक दिस। ओके, मतलब ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा इधर से। चलिए ठीक है, इतनी बातें पता है, इस पॉइंट को अपन सी पॉइंट ले लेते हैं। ओके, तो लेट्स कंपेयर बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट बी इज द मैक्सिमम हाइट। ओके, जहां पर वो पहुंचेगा। ओके, द टॉप मोस्ट पॉइंट। सो अपन ए पॉइंट की बात कर रहे हैं एंड मीनवाइल हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, और लेट्स डिस्कस सी पॉइंट ऑल्सो, है ना। सी पॉइंट और ए पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। देखो आप, सी पॉइंट में एक्स में तो सेम वेलोसिटी, इनफैक्ट इन केस ऑफ वाई भी वेलोसिटी सेम है। अब वेलोसिटी दोनों में सेम है तो सी पॉइंट की बात करूंगा तो एनर्जी ऑफ ए पॉइंट एंड सी पॉइंट विल रिमेन सेम फॉर एवर। ओके, तो दोस्तों मैं सबसे पहले ए पॉइंट की बात करूं तो मुझे बताओ ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना है। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो आप क्या बोलोगे सर कि काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट इज ½ m u² इन टोटल। मैं बोलूँ कि यार बेटा
टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है आपने ये बता दिया। आप मुझे एक्स एक्सिस में कितनी, एक्स एक्सिस के वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी कितना, लिसन, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिस्कस करें। एनर्जी इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट यहाँ पर जस्ट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि द पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ओके। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो हाफ एम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और काइनेटिक एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो काइनेटिक एनर्जी टोटल मिल जाएगा, और आप जोड़ दोगे तो हाफ एम कांस्टेंट आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, हाफ एम यू स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल बिकम 1, सो दैट मीन्स अल्टीमेटली हाफ एम यू स्क्वायर विल बी दी टोटल एनर्जी, जो हम शुरू में देख चुके हैं। मतलब आप एक साथ देख लो, वेलोसिटी u है तो उस हिसाब से इतनी वेलोसिटी, आप x और y को अलग अलग कंपेयर करके देख लो तो भी टोटल जोड़ने के बाद हमको उतना ही मिलने वाला है। ऑब्वियस सी बात है यार, x की वजह से जितना वेलोसिटी मतलब एनर्जी है, y की वजह से जितना एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी के बराबर ही आना चाहिए, ओके ओके। नाउ टेल मी द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, बताओ कितना हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट विल बी 0 बिकॉज इट इज एट ग्राउंड। अच्छा, आपको अभी पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स में भी नहीं मालूम हो क्योंकि अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो याद ही होगा यार, आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा है, कोई बात नहीं। अब लेट्स टॉक अबाउट दिस बी पॉइंट। मुझे बताओ यहाँ बी पॉइंट पे यदि मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली बिकॉज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0 है। वाई कॉम्पोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0। अबे बिकॉज वाई जो है इट इज 0 है, मतलब इस पॉइंट पर वाई कॉम्पोनेंट जो है वो 0 है। इसका मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो वाई कॉम्पोनेंट की वजह से जो वेलोसिटी है ना, उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन 0 है। सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज ड्यू टू ओनली एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड दैट इज यू कॉस थीटा। तो बताओ टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एंड गुड थिंग इज यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा एट पॉइंट बी। तो बताओ इस बी पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, यू नो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh, m फॉर मास और g फॉर द ग्रेविटी एंड h फॉर द हाइट, ओके। इस पॉइंट पर हाइट कितना होना चाहिए ये भी मुझे बता दो यार एक बार। हाइट होना चाहिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है ना, ओके। तो जस्ट पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू जी इंटू हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखिए जी से जी कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करने पर मेरे को मिलता है हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो यदि मैं टोटल एनर्जी बात करूं बी पॉइंट पर, है ना, और मैं यहाँ पर मीनवाइल ये कैलकुलेट करूं, है ना, कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी इज ड्यू टू ओनली काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो काइनेटिक एनर्जी ए पर जो है वो हाफ एम यू स्क्वायर ही है और पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। और मैं बी पॉइंट पर बात करूं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। तो काइनेटिक पॉइंट बी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोस्तों कितना है, ये देखो, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कितना है दोस्तों, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को जोड़ने के बाद हाफ एम यू स्क्वायर आ जाता है, कॉमन अंदर आ जाता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट गिव्स यू हाफ एम यू स्क्वायर। दैट मीन्स टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी ये और टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बोथ आर इक्वल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब टोटल एनर्जी इज कंजर्व। और मेरी बात समझना, इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें समझने के लिए हैं। सबसे पहला तो कि यार इस पॉइंट पर आप देखो, ए पॉइंट पर तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी उतनी है और यहां पर भी उतनी ही है, मतलब पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम फॉर बोथ पॉइंट ए एंड बी। सिर्फ एनर्जी का जो घपला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, वो सिर्फ वाई एक्सिस की वजह से हुआ है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी 0 हो गई है। बट मेरी बात समझना,
वाई एक्सिस में वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। मुझे बताओ जब हमने फेंका था तो वाई एक्सिस में कितना वेलोसिटी था? यू साइन थीटा, मीन्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है यहाँ पर? सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट की वजह से, मैंने ऑलरेडी बताया कितना था, वाई कॉम्पोनेंट की वजह से हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब वो पॉइंट टॉप पर पहुंचा, जब वो मतलब बॉल जो भी मास है वो टॉप पर पहुंचा, तो मेरी बात समझना, जो पोटेंशियल एनर्जी था दोस्तों एट पॉइंट बी, वो कितना हो गया? देखो, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोथ आर सेम, मतलब द काइनेटिक एनर्जी contributed by the velocity of y component is converted into potential energy at point B or at topmost point. समझ में आता है क्या यार? मीन्स जो y एक्सिस का जो वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी था वो ऊपर जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, और जो x एक्सिस का काइनेटिक एनर्जी था वो सेम था पहले भी और बाद में भी, इनफैक्ट थ्रू आउट द मोशन. तो देयर आर 2 पॉइंट्स that are worth remembering. Number one is total energy is conserved. Okay, total energy is conserved. And number two is kinetic energy contributed due to y component velocity converted into potential energy at the top most point. Kinetic energy contributed due to y component of velocity converted into potential energy at the topmost point. तो यहाँ पर ये दो बातें जो हैं आपको थोड़ा सा एनर्जी कॉन्सेप्ट के बारे में समझना चाहिए, ठीक है। क्या ये बात समझ में आता है? हमने क्या किया, एक्स एक्सिस का देख लिया, फिर वाई एक्सिस का, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का टोटल देख लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट, बट दैट्स ऑल. ओके, सो अच्छा, वन मोर पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? At topmost point दो चीजें दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स, क्योंकि नीचे तो जीरो था, ऊपर कुछ तो पोटेंशियल आया, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाता है दोस्तों? मिनिमम, क्योंकि नीचे पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई दोनों कंपोनेंट की वजह से था, ऊपर जाके जो वाई कंपोनेंट वाला है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम. तो ये 3 पॉइंट जो है दोस्तों दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's come to the next question. Okay, projectile is fired at 30-degree angle from the horizontal and its range is 100 meter, taking point of projection as origin. Find coordinates of its top position. वापस से coordinate वाला question है, और ये पहले से easy है, यूं गया और ऐसन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछा है. तो पहली बात तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट यहाँ रेंज का आधा और h, ठीक है. तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी r/2 और h. तो बेसिकली हमें पहले रेंज निकालना है. अच्छा, रेंज ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 100 मीटर्स, ठीक है. यदि रेंज हमको ऑलरेडी दिया हुआ है तो ठीक है ना, तो और आसान हो गया यार. तो रेंज हमको ऑलरेडी जो दिया हुआ है दैट इज़ 100 मीटर, दैट इज़ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये हमको दिया हुआ है. तो मेरे को बताओ यहाँ पर आपको u स्क्वायर साइन 2 थीटा मीन्स 60 बाय g, इट इज़ 100, और साइन 60 मीन्स √3/2. ओके, तो हमको यहाँ से मिलता है √3u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 100. ओके, तो u स्क्वायर बाई आई एम सॉरी, हाँ दैट इज़ 2g ऑन ऑल्सो. ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1. फिर आपसे पूछा है कि हाइट, अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हाइट भी तो चाहिए. तो हाइट क्या होता है दोस्तों? हाइट इज़ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ओके, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. सो दैट मीन्स u स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 बाय 2g, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा u स्क्वायर एंड साइन 30 इज़ 1/2, तो दैट इज़ 1/4 बाय 2g, दैट इज़ u स्क्वायर बाय 8g. ओके, ये हाइट है आपका. तो बताओ मेरे को कि इस √3 को मैं इधर पर ले जाऊँ, ठीक है, और दोनों साइड
1/4 का मल्टीप्लाई कर दूँ 1/4 का, तो यू स्क्वायर बाई 8g हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 108 इंटू √3। तो बेसिकली यू स्क्वायर बाई 8g दैट इज हाइट, दैट मीन्स दैट इज 100 को 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाता है यार, यू श्योर? I made a mistake somewhere. Please have a look. देखो कि एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है? आई मीन आंसर मस्ट बी लाइक रेंज का आधा जो है दोस्तों, है ना, रेंज का जो आधा है दैट इज रेंज का आधा इज 50 एंड दिस इज 50/√3 मोस्ट प्रोबेबली। ओके, जस्ट चेक इट आउट, कुछ होगा तो आई विल गिव दिस सॉल्यूशन इन द करेक्शन सेक्शन। ओके, देख लो, चलो, मतलब दैट इज ईजी, नॉट मच बिगर टास्क, बट देख लो यहाँ पर कहीं मैं सॉल्व किया। आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम बिकॉज जस्ट द लेक्चर इज रिकॉर्डिंग। सो देख लो अब, है ना, रेंज जो है r/2 और h जो है इसका बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है? हाइट आपको कैलकुलेट करना है, जस्ट यहाँ से एक वैल्यू निकाल करके यहाँ रखना है, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज इज इक्वल टू हाइट। वाओ, मीन्स क्वेश्चन इज क्या दे रहा है, रेंज और हाइट दोनों बराबर हैं। पूछा क्या है, देन फाइंड आउट द रेंज एंड हाइट इफ इनिशियल वेलोसिटी इज u। ओके, मीन्स आपको वापस से इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है लाइक दिस, और रेंज और हाइट बराबर है, तो सिंपल है यार। रेंज बताओ कितना होता है यार, u स्क्वायर साइन 2θ/g, और हाइट कितना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। ओके, देखो यहाँ पर से बहुत कुछ कैंसिल हो जाता है, u स्क्वायर g से g कैंसिल हो जाता है ना, सिंपल है, कुछ नहीं है। साइन 2θ को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, 2 sin θ cos θ इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखो तो ये स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया है, तो आप ज़रा इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर क्या आ जाता है, बाई 2 भी तो है, तो यहाँ पर दैट विल बी 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाता है भाई साहब टेन थीटा। ओके, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट बस इतना सा है कि कंसेप्ट इतना सा है कि इफ रेंज इज इक्वल टू हाइट देन, इफ रेंज इज इक्वल टू हाइट देन टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें देखो ऐसा याद रखने वाला कुछ नहीं है, मतलब ये तो कभी क्वेश्चन में पूछ ले तो फट से आप ऐसा रख के सॉल्व करके भी देख लोगे, तो फिर आपको यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाता है, तो उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है और हाइट फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रेंज देख लेते हैं, तो रेंज आ जाओ फटाफट देखते हैं। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, है ना। अरे मैंने साइन 2 थीटा को तोड़ लिया, बेसिकली यही एक ओरिजिनल फॉर्म है, इसको अपन ने साइन 2 थीटा में शॉर्ट किया था, उसको मैंने तोड़ लिया। तो मुझे अब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, मुझे टेन थीटा का वैल्यू पता है, बट मुझे यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। तो क्या इसके लिए आपको एक, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था याद करो, मैंने आपको बताया था, लेट्स से दिस इज योर एंगल, तो टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 और ये 4 होना चाहिए, ये 1 ये 4 है, तो ये बताओ कितना होना चाहिए, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 1 अंडर रूट 17, है ना। तो मुझे बताओ इन दैट केस साइन थीटा मस्ट बी परपेंडिकुलर अपॉन अंडर रूट 17, cos थीटा मस्ट बी बेस अपॉन अंडर रूट 17, 1 बाय अंडर रूट 17, 4 बाय अंडर रूट 17। क्या समझ में आता नहीं, ये बेसिक वो मैथ्स है जो मैं आपको ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुका हूँ, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इज 1 बाय अंडर रूट 17, और ये क्या है 4 बाय अंडर रूट 17 बाय जी, क्लियर है। तो ये क्या हो जाता है, मेरी बात समझना, 8 है ना, अंडर रूट 17 आ गया, क्लियर है, 8 बाय जस्ट 17 है ना, अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 17 इज जस्ट 17, और यू स्क्वायर बाय जी, ये क्या है दोस्तों, ये मिल गया आपको। ओके, ये मिल गया आपको रेंज। ओके, और फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हाइट पूछिए आपसे, तो हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, यू स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय
√17 का स्क्वायर बाय 2g, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, देखो u स्क्वायर है ना, यहाँ पर मिलता है 17 इंटू 2g। क्या बात समझ में आता है? बहुत इजी है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट ये छोटा सा कंसेप्ट था, कभी आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कंडीशन आ जाए तो जस्ट इक्वेट करो r इज इक्वल टू एच एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है? मैं क्लियर? चलिए अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। बस अब ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कोई इशू नहीं है, जस्ट 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। चलिए तो आ जाओ फटाफट इसको समझते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद सेम वेलोसिटी एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल सेपरेटली। वाह यार, 2 प्रोजेक्टाइल फेंके, मेरी बात समझना है ना। नंबर 1 प्रोजेक्टाइल को जो हमने फेंका है, मेरी बात समझना, ये मान लो ए प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने फेंका है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, और दूसरा प्रोजेक्टाइल जो फेंका है वो मैंने फेंका है 30 डिग्री वर्टिकल से, है ना। आपसे दोनों का रेंज पूछा है, क्लियर है? तो इसका रेंज बताइए, इसका रेंज बताइए। तो मुझे बताओ कि यदि इसको मैंने ए को यदि मैंने हॉरिजॉन्टल से 30 पे फेंका और बी को वर्टिकल से 30, तो बी को अपन ने हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 से फेंका है। अरे हाँ या ना, तो रेंज फॉर ए कैलकुलेट करो, है ना। रेंज फॉर ए कैलकुलेट करो तो बताओ u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, है ना। तो इसको आप रेंज कैलकुलेट करोगे तो 2 u स्क्वायर साइन, अब अपन ए का कैलकुलेट कर रहे हैं तो साइन 30 1/2, फिर कॉस 30 √3/2 बाय जी। अरे हाँ या ना, तो कैलकुलेट करने के बाद बताओ कितना आ जाता है यहाँ पर, एक 2 से ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, √3u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। फिर आ जाओ अपन रेंज कैलकुलेट करते हैं बी के लिए, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आई एम सॉरी, है ना, ये आ जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ओके, सो u स्क्वायर 2u स्क्वायर बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 कॉस 60, है ना। यहाँ पर क्या था, 30 था पूरा, है ना, कॉस 60 बाय जी। तो कैलकुलेट करोगे 2u स्क्वायर, और यहाँ पर साइन 60 मीन्स √3/2, और फिर कॉस 60 मीन्स 1/2 बाय जी। एक 2 से 2 कैंसिल होके √3u स्क्वायर बाय 2g। माय गॉड, देखो क्या आया है, रेंज इन केस ऑफ ए एंड रेंज इन केस ऑफ बी बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। बताओ मेरे को ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी बात समझना, एक को अपन ने 30 डिग्री से फेंका, दूसरे को 60 डिग्री से फेंका, दोनों का सम कितना होता है मुझे बताओ। यदि इसको अपन θ1 बोले, इसको θ2 बोले, θ1 प्लस θ2 इज 90, मीन्स इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यदि हमने 2 अलग अलग प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंका है, लेट से 30-60 हो गया, 70-20 हो गया, समझ में आई बात। ऐसे और ऐसे भी कुछ भी, मतलब 60-30 तो से खैर वही हो गया, 45-45 हो गया, अरे हाँ या ना, 50-40 हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, यदि अपन हॉरिजॉन्टल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंक रहे हैं तो देयर रेंज मस्ट बी सेम। क्लियर है? तो देयर इज अ न्यू कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट क्या है, इतने सारे अलग अलग कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ, सारे आपको याद रहना चाहिए। लिखो कि इफ 2 particles fired with some speed, sorry, with same speed, okay, with same speed with different angle, then their horizontal range will be equal if angles are complementary, means θ1 plus θ2 is equal to 90. That is a good concept worth remembering, है ना, इसको आप याद कर लेना, ठीक है।
कि यदि हमने दो अलग अलग एंगल से प्रोजेक्टाइल फेंका है और दोनों एंगल दोस्तों यदि कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, बोथ रेंज इन बोथ केसेस विल बी इक्वल। ओके, डन, पक्का। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is projected with initial velocity 50 meter per second, okay, at an angle 60 degree from the horizontal. Find the time after which its velocity makes 45 degree from the horizontal. That is a simple question, ऐसा कुछ है नहीं। देखो वही पुरानी चीज़ है, अपन ने उसको कितने एंगल से फेंका है, ठीक है, अपन ने इसको 60 डिग्री से फेंका है। मान लो इस पॉइंट पर पहुंच गया ये, और अब ये एंगल जो है ये 45 एंगल बना रहे हैं। तो इन दिस केस हमसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल क्या पूछा है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स 45, है ना। अपन को इसके बाद हमसे क्या पूछा है, कितने टाइम बाद। तो टाइम का किस में रिलेशन होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी तो सेम रहेगा, है ना। मेरी बात समझना कि अपन ने 50 cos 60 इधर दिया है और इधर जो है अपन ने 50 sin 60 एंगल दिया है। तो जो 50 cos 60 है दोस्तों, है ना, मतलब 50/2 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, ये एक्स एक्सिस में कांस्टेंट रहेगा, मतलब अभी भी इसका जो वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्या बात समझ में आता है यार। यदि मेरे को मैं ये फाइंड आउट कर सका कि भाई साहब इधर y एक्सिस का वेलोसिटी कितना है, तो हमको इनिशियल y एक्सिस का वेलोसिटी पता है, फाइनल y एक्सिस का वेलोसिटी पता चल गया, एक्सेलरेशन पता है, तो क्या हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी यहाँ पर ये 45 डिग्री है, तो मान लो दिस इज एंगल v1, तो v1 cos 45 इज इक्वल टू 25, अरे हाँ या ना। तो मुझे बताओ यदि ये v1 cos 45 इज इक्वल टू इतना है, तो मुझे बताओ ये जो है v1 vy होगा, ये क्या होगा, v1 का cos 45 एंगल होगा, मतलब ये वाला एंगल भी तो 45 ही होगा ना, cos 45 या sin 45। ओके, तो v1 जो है ये आ जाएगा 25/cos 45 इंटू cos 45, तो एंगल जो y कॉम्पोनेंट हो गया दोस्तों वो 25 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, ये जो है ये 25 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अबे रहना भी चाहिए, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, जब 45 डिग्री एंगल होता है ना तो दोनों कॉम्पोनेंट इक्वल होते हैं रे गधो, तो कुल मिला के दिस कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो 45 मीन्स लेट्स कंसीडर द मोशन ऑफ y एक्सिस ओनली। तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस वाज व्हाट 50 sin 60 means 50 √3/2, that means 25 √3 meter per second. Okay, and after some time t, final velocity in x axis becomes 25 meter per second. If acceleration due to gravity is minus t, then time find out करने के लिए y axis is equal to u y axis plus 80 कर सकते हैं ना। तो y axis का velocity मेरे को बताओ, फाइनल velocity कितना हो गया 25 is equal to इनिशियल velocity कितना है दोस्तों 25 √3 माइनस g, है ना, माइनस जी इंटू टी। अब मेरे को यहाँ पर ये जी टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 25 √3 माइनस 25, तो टी इज इक्वल टू 25 √3 माइनस 1/10। तो टाइम जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है 2.5 और यहाँ क्या मिल जाता है √3 माइनस 1 सेकेंड्स। क्लियर है। सो दिस इज द टाइम। समझ में आया बात। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। मतलब हमने क्या किया कि y कंपोनेंट निकाल लिया, तो इनिशियल y कंपोनेंट पता है, फाइनल y कंपोनेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हमने g निकाल लिया। दैट्स ऑल। क्या बात क्लियर है आपको? अच्छे से क्लियर है सारी चीज़ें, पक्का ना? तो देखो एक बार सारा कॉन्सेप्ट में आपको फटाफट जो है रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। देखो नंबर 1 थिंग इज, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और वाई एक्सिस का पूरा मोशन ही अलग है। हम कंसिडर कर सकते हैं उस चीज़ को, और दोनों के रिजल्टेंट पे जो है अपना कार्यक्रम चल रहा है। क्या बात समझ में आती है? तो हमको पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा। बात समझ में आता है कि नहीं? उसके बाद इनके बीच में क्या रिलेशन है, एट अ सम टाइम टी वेलोसिटी कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। क्लियर है? कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई साहब किसी भी टाइम टी पर या किसी भी उस पर पॉइंट पर जो है वो हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बनाता है। सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर निपटा चुके हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन लास्ट इधर देखो, है ना, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, हाँ, दिमाग लगाने का।
A projectile is fired and shown in figure. If particle hits an inclined plane at 90 degree, calculate velocity at point P. ये this is a point P, okay? और आपको क्या बोल रहा है कि दिस इज़ अ इंक्लाइन प्लेन, ओके, दिस इज़ अ बेसिकली इंक्लाइन प्लेन. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है दोस्तों वो इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री पर है, लाइक दिस, ओके. तो मुझे बताओ कि क्या यदि वेलोसिटी इसको मैं यहाँ v1 मान लूँ, यदि 90 डिग्री से हिट करता, दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 है तो ये हॉरिजॉन्टल बनाया, ये हॉरिजॉन्टल दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो दिस एंगल मस्ट बी सेम. अरे बेसिक ज्योमेट्री है यार, ये 60 एंगल है तो ये वाला 30 एंगल हो जाएगा, तो दिस एंगल मस्ट बी 60. समझ में आता है क्या? तो ये वाला एंगल भी यदि 60 है तो इन दैट केस मुझे बताओ क्या होगा. सो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है वो u cos 45 है, और फाइनल वेलोसिटी यदि इस पॉइंट पर पहुंच के v है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा v1. देखो ये 60 है तो ये वाला कंपोनेंट v1 हो जाएगा cos 60 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v1 sin 60. क्लियर है? तो किसी भी वेलोसिटी का दोनों पॉइंट का x कंपोनेंट बराबर होता है. दैट्स द सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं. तो u cos 45 डिग्री इज इक्वल टू v1 sin 60 डिग्री. क्लियर है? अरे यार, क्लियरली अंडरस्टूड? ओके. तो मुझे बताओ यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट v1. तो v1 मीन्स what u cos 45 by sin 60, that means u cos 45 means 1 by root 2 upon sin 60. Sin 60 means root 3 by 2. So this will become u 2u by रूट 2 रूट 3. क्लियर है? अब रूट 2 से कैंसिल होकर ऊपर रूट 2 बन जाएगा, तो बेसिकली u अंडर रूट 2 बाई 3. दैट इज दी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. दैट विल बी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट व्हेन इट विल हिट द इंक्लाइन प्लेन एट 90 डिग्रीज. क्लियर है? दिस एंगल इज 90, अपने को ऐसा दिया हुआ था. ओके, क्लियर है? तो वो वेलोसिटी मैंने मान लिया, उसका फिर एक्स वाई कॉम्पोनेंट कर लिया, तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट और इनिशियल एक्स कॉम्पोनेंट को इक्वेट कर दिया. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. बात समझ में आता है ना? दैट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो बार बार मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ. क्लियर है? चलिए, अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, जस्ट छोटा सा है, इसको अपन कवर कर लेंगे फटाफट. ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. अब समझो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्या कॉन्सेप्ट है. मैंने किसी हाइट पर खड़े होकर बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं इसको m मास को ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी u दे के. तो मुझे बताओ x एक्सिस का मोशन और y एक्सिस का मोशन, क्या भाई दोनों में डिफरेंस है? मुझे बताओ. मान लो ये हाइट भी h अपने को गिवन है, तो क्या होगा कि ये x एक्सिस का मोशन, ये y एक्सिस का मोशन इंडिपेंडेंट. x एक्सिस में लाइफ टाइम वो जो है x एक्सिस का वेलोसिटी u से मूव करेगा. y में मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, y में सिर्फ डाउनवर्ड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अरे क्लियर है कि नहीं यार? अरे बोल दो प्लीज़ यार, है ना? तो यदि मैं यहाँ पर जस्ट एक्स एक्सिस का बात कर रहा हूँ तो वो है यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है. क्लियर है? मैं यहाँ पर यदि y एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या हो जाएगा. दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जो अपना एक्सेलरेशन है y एक्सिस दैट इज g. अच्छा, डाउनवर्ड पॉजिटिव मान रहे हैं ना, इसीलिए मैं सिर्फ g ले रहा हूँ. और इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस इज 0. मैंने डाउनवर्ड कोई वेलोसिटी दी ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में आएगी ही नहीं. अरे क्लियर है कि नहीं? तो आफ्टर सम टाइम t यार ये कुछ ऐसा मोशन करेगा, है ना? तो एट पॉइंट t इसका जो x वेलोसिटी होगा दैट विल रिमेन u ओनली. और y में क्या हो जाएगा दोस्तों? y में बताओ क्या करेंगे अपन? इज इक्वल टू u प्लस जी टी करेंगे. अब u तो 0 है तो वेलोसिटी इन y एक्सिस विल बी जस्ट gt. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जस्ट gt. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दोस्तों दैट विल बी द वेलोसिटी वेक्टर एट दिस पॉइंट. और यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ? u i कैप प्लस gt क्या हो जाएगा? j कैप. अरे क्या समझ में आता है यार बात? क्लियर है? दैट इज द वेलोसिटी. आई एम सॉरी. तो अब आपसे कुछ चीज़ें पूछे जाएंगे कि भाई ऊपर से नीचे आने में समय कितना लगेगा. क्लियर है? तो सिंपल सा है ना, एच डिस्टेंस इसको कवर करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा. तो मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे अपन? अपने को हाइट पता है h,
अपने को एक्सेलरेशन पता है, जी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो लेट्स पुट, क्या पुट कर देंगे यार, क्या पुट कर देना है भाई साहब, पुट कर दो h इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी। अब u तो जीरो है तो हाफ जी टी स्क्वायर, समझ में आई बात। तो वी नीड टू कैलकुलेट t, तो टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2h/g का अंडर रूट, है ना, तो दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दैट इज द फॉर्मूला नंबर 1। क्लियर है। दूसरा आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द रेंज, कितनी दूरी चलेगा। तो रेंज वापस वो कितना एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट चलता है, समझ में आता है बात। तो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट चला दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इनटू टाइम, क्योंकि एक्स एक्सिस में किस टाइप का मोशन है दोस्तों, एक्स एक्सिस में किस टाइप का मोशन है, जस्ट अ सिंपल यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, अरे हाँ या ना। तो वेलोसिटी इज जस्ट यू, और टाइम कितना चला दोस्तों अभी निकाला, अंडर रूट 2h/g। सो रेंज विल बी u अंडर रूट 2h/g। ये क्या है दोस्तों, रेंज, दैट इज दी सेकंड। ये यार पता है इनको दोस्तों मैं फॉर्मूला कंसिडर करता ही नहीं, इनको तो भेजा इस्तेमाल करो ना यार। एक्स वाई जब मैंने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है कि एक्स में क्या वाई में क्या, तो फिर क्यों बिना मतलब का आपको फॉर्मूला रटना। ठीक है, तो ये देख लो लाइक दिस, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछता किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, तो डी वेक्टर जो है बताओ कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस में यू टी आई कैप और वाई एक्सिस में हो जाता हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। वेरी सिंपल यार, एक्स एक्सिस में सिर्फ यू टी, वाई एक्सिस में हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, दैट्स वेरी सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स ले लो यार, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ एग्जाम्पल्स। यार एक प्लेन है, क्लियर है, लाइक दिस इज अ प्लेन, और ये मान लो एक v वेलोसिटी से चल रहा है, इसने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी v हो गया, और प्लेन का हाइट मान लो फ्रॉम हेयर, ये मान लो h हाइट पर है, तो जिस वेलोसिटी से प्लेन चल रहा होगा उसी वेलोसिटी को दे देगा उस ऑब्जेक्ट को, तो बस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यूं नीचे करके ऐसा आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या रेंज चलेगा, जिस वेलोसिटी से फेंका u और अंडर रूट 2h/g, कितना समय लगेगा नीचे आने में, अंडर रूट 2h/g। दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। अच्छा आपने नागासाकी हिरोशिमा पे बम्बार्डमेंट की कहानी तो सुनी होगी दोस्तों। यार वो जो है ना ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक सिचुएशन था जब एटम बॉम्ब गिराया गया था, है ना। तो हालांकि मैं अभी उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, एटम बॉम्ब क्यों गिराया कैसे गिराया, जस्ट बट ये है कि जब प्लेन से वो बॉम्बिंग करते हैं, है ना, तो जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उसमें जो लोग बैठे रहते हैं वो पायलट्स, उनको इतना ट्रेनिंग रहता है कि उनको पता है कि वो किस एल्टीट्यूड पर, किस हाइट पर है। क्लियर है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएंगे तो वो कितना टाइम लगेगा उसको नीचे गिरने में, समझ में आई बात। तो यदि उसको इतना टाइम लगने वाला है तो वो क्या करते हैं, मेरी बात समझना, यदि मान लो कि वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर हाइट पर हैं, उनको पता है नीचे पहुंचने में इतना समय लगेगा, दे कैन कैलकुलेटेड समय, दैट बहुत इजी है यार इतना कैलकुलेट करना किस हाइट पर, उस बेसिस पे देखो अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g, इस फॉर्मूले से वो कैलकुलेट करते हैं कि भाई बॉम्ब को नीचे तक पहुंचने में कितना हाइट लगेगा, और राइट नाउ उनकी क्या वेलोसिटी है, तो उस हिसाब से नीचे पहुंचते पहुंचते ये बॉम्ब जो है कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लेगा, अरे हाँ या ना। तो वो बॉम्ब जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला होगा वो उतने डिस्टेंस पहले ही बॉम्ब को ड्रॉप कर देते हैं, तो क्या होगा कि बॉम्ब उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अपनी एग्जैक्ट बम्बार्डिंग साइट पर जाके वो बॉम्ब गिरेगा, है ना। तो कई बार जो है क्वेश्चन में ऐसे ये बम्बार्डिंग वाला क्वेश्चन भी देते हैं, मतलब नीट वगैरह में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो आप जैसे इससे देख लेना, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, देखो अरे जो राइजिंग बलून होता है ना हवा में, है ना, ऐसा ये मान लो जो है ऐसा इस एक्सिस पे कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, इस पे से एक पत्थर ड्रॉप हो जाए, ये अभी मान लो यहाँ से h हाइट पर है, तो क्या सेम वेलोसिटी इसको भी मिल जाएगा, और ये वापस से वही घूमते हुए वापस ऐसा नीचे आएगा, तो सेम स्टोरी, h हाइट पर है तो कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, अंडर रूट 2h/g, और किस रेंज पर पहुँचेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इंटू टाइम 2h/g। वेरी सिंपल यार, है ना, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो दैट विल बिकम वेरी वेरी ईजी फॉर यू। अब मेरी बात समझना, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर आपको, है ना,
ऐसी सीढ़ियाँ हैं, है ना। सबका हाइट h है और जो विड्थ है दोस्तों दैट विड्थ इज़ b, ओके। यहाँ से यहाँ हाइट इतना और विड्थ जो है वो b है। एक बॉल को मैंने यहाँ पर v वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, तो ये जाके जस्ट यहाँ पर जाके nth नंबर के ऑब्जेक्ट से टकराता है, nth नंबर की सीढ़ी से टकराता है, क्लियर है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, है, फाइंड n, क्लियर है कि अपन ने इसको u से फेंका और nth से जाके टकराता है, तो फाइंड आउट। तो मुझे बताओ एक चीज़ बताओ, वेरी सिंपल पहले तो, है ना, कि क्या ये आप ये अनुमान लगा सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर है। मुझे बताओ यदि ये nth से जाके टकराता है तो जब ये फर्स्ट से जाके टकराएगा, ये फर्स्ट था तो ये एक वर्टिकल डिस्टेंस ये h चल लिया और रेंज कितना चल लिया b। जब ये सेकंड से चलेगा तो वर्टिकल हाइट ही h प्लस h 2h चल लिया और ऐसा जो ये विड्थ है दोस्तों, जो ये भी 2 चल लेगा, n चलेगा। तो दोस्तों ऐसा करते करते यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा दोस्तों nb, और दोस्तों वर्टिकल हाइट कितना चलेगा दोस्तों nh, क्लियर है क्या। तो बेसिकली यहाँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यहाँ पर जो इसका रेंज है दैट रेंज इज nb, और जो इसका हाइट है दैट हाइट इज दोस्तों nh, okay। So do you have a relation with n range and the height is horizontal velocity, range is equal to horizontal velocity u under root 2 height is nh by g, okay। तो बस यहाँ से आपको फाइंड आउट क्या करना था, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। अच्छा, तो यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू जो है दोस्तों इट इज nb। तो देखो ये इक्वेशन बन गया, आपको इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया। इसके जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया, क्लियर है दोस्तों। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। और दोस्तों अगले लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटिव मोशन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत कॉम्प्लेक्स सा फील होता है, लेकिन अच्छे से समझ लो तो इट बिकम्स सो ईजी, ओके। तो वी विल ट्राई टू डू द होल थिंग इन वेरी ईजी मैनर, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।